कि दोनों जो हैं वो अपने कमरे में रहने लग जाते हैं। और जब उसकी बहन का फ़ोन आता है तो बहन उसके बारे में पूछती है कि उनकी बहन आकांक्षा जो कहाँ पर है। तो पति जो है वो बताता है कि आकांक्षा जो है वो हरिद्वार घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ गई हुई है और वो हरिद्वार में है। और जब आकांक्षा के स्कूल से फ़ोन आता है तो निशांत बताता है कि वो बीमार है, जब ठीक हो जाएगी तो स्कूल आ जाएगी। अब क्या होता है कि जो काफ़ी टाइम लॉन्ग पीरियड ख़त्म हो जाता है जब उसकी बहन घर पे आती है। तो जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला शुरू है और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि एक इंसान जो है वो इतना हैवान कैसे हो सकता है, जो प्रेम करता है, प्यार करता है, कस्में खाता है, रस्में निभाता है, बच्चा भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो इतना कैसे बन जाता है। तो यही सारी कहानी में जो है वो आज हम सुनने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी आप कहानी सुनना और अंत तक जो है वो वीडियो पे बने रहना। तो चलिए आज की कहानी का सिलसिला हम शुरू करते हैं राजस्थान के अलवर से। जी हाँ, राजस्थान के अलवर की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे साल 2012 का दिन था और साल था 2012। उसमें आकांक्षा और निशांत पांडे दोनों सोशल मीडिया पे थे। और क्योंकि दोस्तों पता है, सोशल मीडिया जो है वो जब तक लोग अवेयर नहीं थे तो बहुत सारी चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज की डेट में जो है वो हर इंसान सोशल मीडिया पे है तो बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। अब हुआ क्या कि निशांत पांडे और आकांक्षा उर्फ रितु की जो है वो आपस में मिलन हो जाता है। सोशल मीडिया पे ये लोग मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पे इनकी दोस्ती हो जाती है, बातें होती हैं। बातों का सिलसिला दोस्तों आगे बढ़ता है और काफ़ी आगे तक चला जाता है। दोनों में प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब होता क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ कस्में खाते हैं और वादे करते हैं कि दोनों जो हैं वो एक साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। अब होता क्या है कि जब दोनों ने कस्में खा ली हैं तो अब दोनों शादी करना चाहते हैं। 2012 में इन लोगों की दोस्ती होती है और 2014 में जो है वो इस शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और 2014 में जब ये शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो शादी में जो है निशांत पांडे की फैमिली जो है वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि निशांत पांडे के पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं थे। वो ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आकांक्षा के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो शादी में पहुंचे हुए थे। अब क्या होता है कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, शादी हो जाती है और आकांक्षा जो है वो निशांत के घर में आ जाती है रहने के लिए। अब निशांत जो है वो गुड़गांव में जॉब करने लग जाता है कंपनी में। तो ऐसे ऐसे दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ती चल जाती है। एक बेटी भी होती है। अब बेटी जो है वो 4 साल की है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि दोनों में जो है वो शादी का रिश्ता जो है वो कड़वाहट में बदल जाता है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पता चलता है कि अब आकांक्षा जो है वो उसके साथ खुश नहीं है और उधर निशांत पांडे जो है वो भी उसके साथ खुश नहीं है। बेटी 4 साल की हो गई है, बेटी का नाम नव्या है। और बता दें कि
निशांत जो है वो अपने घर में आया हुआ होता है, लेकिन अब आकांक्षा जो है वो जैसे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आकांक्षा सोचने लगती है कि क्यों ना वो भी एक जॉब करे। तो आकांक्षा जो है वो एक स्कूल में टीचिंग का काम करती है, प्राइवेट स्कूल में, तो भी एक टीचर है। अब होता क्या है कि निशांत आगे होता क्या है कि आकांक्षा के जो पेरेंट्स होते हैं वो बार बार आकांक्षा के मोबाइल पे फ़ोन कर रहे होते हैं, और जैसे कि दोस्तों फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन आकांक्षा जो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही होती है। और जब वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही होती है तो घर वाले जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही होती है। और फ़ोन जो है वो होता है उनके पति के पास, निशांत के पास। अब लास्ट में जो है निशांत फ़ोन रिसीव कर लेता है और निशांत बताते हैं कि आकांक्षा जो है वो हरिद्वार चली गई है, और उसकी जो कुछ फ्रेंड्स जो है वो वहाँ पे हरिद्वार में है, तो उनसे मिलने के लिए चली गई है। अब होता क्या है कि उसके स्कूल से फ़ोन आता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है, लेकिन उस वक्त भी फ़ोन जो है वो रिसीव पति ही करता है, निशांत। और तो स्कूल वालों को वो बता देता है कि उसकी तबीयत खराब है, जब तबीयत सही हो जाएगी तो वो स्कूल आ जाएगी। अब दोस्तों होता क्या है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन आकांक्षा के साथ उसके घर वालों का कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उनकी बेटी जो है वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब जो आकांक्षा की सिस्टर है वो वहीं पे आ जाती है, और जब आकांक्षा की सिस्टर घर पे आती है तो ये लोग फ्लैट में रह रहे होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आकांक्षा जो है वो बिहार के सिवान की रहने वाली है। बिहार के सिवान की आकांक्षा रहने वाली। आकांक्षा की एज जो वो 25 साल है। और जब उसकी जो बहन है आकांक्षा की, वो अलवर के त्रिहान सोसाइटी में 10वीं मंजिल पर जो है वो इनका फ्लैट है, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। तो जब बहन जो है वो 10वीं मंजिल फ्लैट में पहुँचती है तो बेल बजाती है, लेकिन कोई भी जो है वो आग अंदर से फ्लैट नहीं खोलता है। आस पड़ोस में जब बहन पता करती है तो बहन को पता चलता है कि काफ़ी दिनों से जो है वो ये फ्लैट बंद पड़ा हुआ है। अब बहन घबरा जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस आती है और पुलिस जो है वो फ्लैट को खोलती है तो वहाँ से बहुत बदबू आ रही होती है। और बाथरूम में जाकर के जब सब लोग पुलिस के देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब बाथरूम में क्या था कि बाथरूम में जो है वो उसकी बहन की बॉडी पड़ी होती है, और वहीं पे उनकी जो बेटी होती है नव्या, वो भी वहीं पे सड़ी गली अवस्था में होती हैं। काफ़ी बॉडी जो है वो सड़ गई होती है। अब क्या होता है कि पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, लेकिन उसके जो पड़ोस वाले होते हैं उनसे पता चलता है कि इन दोनों का काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, और काफ़ी आपस में इनकी लड़ाइयाँ मनमुटाव रहता था। तो अब क्या होता है कि जो पति होता है निशांत पांडे, वो वहाँ से भाग चुका होता है, वो वहाँ पे नहीं रहा होता है। अब टेक्निकली उपकरणों के द्वारा पुलिस जो है वो उसको ट्रेस करती है नंबर को, और बिहार के सिवान से ही जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है। और जब बिहार के सिवान से उसको अरेस्ट कर लेती है तो अब निशांत पांडे से जो है वो पुलिस पूरी पूछताछ करती है, और निशांत पांडे जो है वो पुलिस को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और जो आकांक्षा के बीच और निशांत के बीच जो थे वो मधुर संबंध नहीं थे। अब निशांत जो है वो पूरी बात पुलिस को बताता है कि इन दोनों का पहले बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम प्यार था, लेकिन शादी के बाद जो है वो उनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहे, मीठे नहीं रहे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई करते थे, झगड़ा होता था। और इस बीच जो है वो निशांत पांडे का अफेयर जो है वो किसी और से चल पड़ा, और
उसने जो है वो दूसरी जगह भी शादी कर ली। लेकिन जब इस बात का जो है वो आकांक्षा को पता चला तो आकांक्षा उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, उसी बात को लेकर के उनके घर में काफ़ी परेशानियां रहती थी, लड़ाई रहती थी। तो निशांत पांडे ने पुलिस से बताया कि इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उसके मन में ये प्लान आई कि क्यों ना आकांक्षा और बेटी नव्या को जो है वो रास्ते से हटा लिया जाए। लेकिन रास्ते से कैसे हटा लिया जाए? अब उसने बताया कि ये लोग सो रहे थे तो उन्होंने उनका गले से जो उसकी चुन्नी से उनका गला घोंट डाला और दोनों को सोते सोते ही वहीं पे ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद जो है वो वहाँ से पुलिस के डर से एकदम फरार हो गया और जहाँ पे उसने अपनी दूसरी वाली के साथ शादी की थी उसके घर सिवान चला गया। क्योंकि पुलिस से जो है वो दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम तक कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती है। अब क्या था कि आकांक्षा और बेटी नव्या इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। माँ बाप की बेटी जो थी वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। अब पुलिस जो है वो इसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद जो है वो जेल में भेज देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। दोस्तों इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि इस कहानी में जो है वो निशांत ने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को खुद बर्बाद किया। जब उसका अपनी पत्नी के साथ पहले से प्रेम विवाह हुआ था तो दूसरी पत्नी के साथ शादी करने का मतलब ही क्या होता है। ये सारा जो है वो इसमें गलती जो थी सारे निशांत की थी और उसने अपने दूसरी पत्नी के साथ रहने के लिए अपनी पहली पत्नी को और अपनी बेटी को ख़त्म कर डाला। हमारे देश के कानून को जो है वो ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए ताकि आने वाला कोई भी इंसान जो है वो इस अपराध को ना कर सके। दोस्तों मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें और जागरूक रहें, क्योंकि कोई किसी के ऊपर कभी भी कुछ भी कर सकता है। और अपने दिमाग को जो दोस्तों एक जगह स्थिर रहने दें, क्योंकि दिमाग जो है ना हमारा बहुत चंचल है और हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है और मन बहुत भटकता है। इसलिए अपने मन को ना भटकाएं और कभी भी गलत काम की तरफ अपने कदमों को ना बहकाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी नहीं लगी होगी, मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी, कुछ गलती हो गई होगी तो मैं आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। और अगली कहानी में मैं ट्राई करूँगी अपनी उन गलतियों को सुधारने की। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल एक और आपराधिक कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।